नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज पर। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक्शन मोड में दिखे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा। हिसार में जेई एसडीओ एक्सीन को किया सस्पेंड। मंत्री ने सड़क पर ठोकर मारी तो बजरी निकली बाहर। हरियाणा के नए विधानसभा भवन मामले पर बोले अशोक अरोड़ा। कहा चंडीगढ़ की 40% संपत्ति पर है हरियाणा का हक। मामले पर राजनीति कर रहे पंजाब के सीएम। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का कांग्रेस पर कटाक्ष। बोले कांग्रेसियों के दिमाग में ईवीएम खराबी की बात बैठ गई है। 5 लोकसभा सीटें आने पर कांग्रेस नेता ईवीएम को ठीक कह रहे थे। एनजीटी के आदेश पर भिवानी जिला में जारी की गई एडवाइजरी। भिवानी जिला में ग्रैब का तीसरा चरण लागू। महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए हरियाणा पुलिस की पहल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा शुरू। रात में सफर करने वाली महिलाओं को अब डरने की जरूरत नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हिसार जिले के बरवाला हल्के में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने हिसार में जेई एसडीओ और एक्सीन को सस्पेंड किया है। मंत्री ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मौके पर बुलाकर ये आदेश दिए तो इस दौरान एक्सीन मंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। मंत्री ने गांव धिकताना से धांसू तक बनने वाली सड़क का जो है वो जांच किया और मंत्री ने सड़क के बीच गाड़ी रुकवाई और ठोकर मारी तो बजरी सड़क पर बिखर गई। मंत्री के पास इस रोड की शिकायत आ रही थी और मंत्री ने एक्सीन से कहा कि जब मैंने पहली बैठक में ये साफ कह दिया है कि काम की क्वालिटी में किसी तरह की अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए तो आखिरकार ये कैसे हुआ। आपके सर्कल के अंदर जो काम है आप भी देखें, आप मुझे बताएं जरूर। अगर कोई है कोई भी क्वालिटी के साथ, मैंने पहली मीटिंग के अंदर ये कहा था कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उसी दिन जब एक्शन से ऊपर एक्शन एससी चीफ एसीएस तक की मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने कहा था और उसके बावजूद ये काम किया गया। इसलिए अभी ये मैं बर्दाश्त कतई नहीं करूँगा पूरे स्टेट के अंदर कि किसी भी टाइप के क्वालिटी के साथ कुछ समझौता किया जाए। हमारी क्वालिटी एक नंबर की होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। जो हमारी एक जो आपकी गाइडलाइन है ऑफिस की, उस गाइडलाइन के ऊपर ही माल लगना चाहिए। बिल्कुल सर, उससे कम हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कहीं इस टाइप का कोई भी जो कार्य हो। थानेसर विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के चंडीगढ़ में बनने वाले नए भवन को लेकर जमीन के मामले में जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार चंडीगढ़ की 40% संपत्ति पर हरियाणा का हक है। हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन, एसवाईएल और अन्य मुद्दों को लेकर हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक रूप से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा का ये कहना है कि डेंगू के प्रकोप के चलते जनता में हाहाकार मचा हुआ है। सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। सरकार ने फॉगिंग करवाना बंद कर रखा है। सुनिए क्या कुछ कहना है अशोक अरोड़ा का। भगवंत मान की राजनीति कर रहे हैं। जिस समय हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था, पूरे चंडीगढ़ को 60-40 की रेशो में रखा गया था। चाहे वो विधानसभा थी हरियाणा की, चाहे हरियाणा का सेक्रेटरीट था या दूसरे दफ्तर थे या एमएलए हॉस्टल थे, सबको 60-40 के रेशो में बांटा गया। 60% पंजाब को और 40% हरियाणा को दिया गया था। अब क्योंकि जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है, विधानसभा की जरूरत बढ़ी है और आगे पार्किंग की समस्या आती है और पर दूसरी दिक्कतें आती हैं, स्टाफ के बैठने की दिक्कत है, तो हरियाणा विधानसभा के लिए नई जगह देने की बात आई। जब 40% शेयर हमारा है चंडीगढ़ पे, तो हमें जगह देने में पंजाब वालों को क्या एतराज है। तो पंजाब की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करती हैं। कभी एसवाईएल की बात करते हैं। अब एसवाईएल का हरियाणा का हक है, हरियाणा को मिलना चाहिए, परंतु पंजाब के लोग राजनीति करते हैं। हरियाणा की सरकार कमजोर है, प्रधानमंत्री के आगे बोलती नहीं। तो ये सारी राजनीतिक बातें हैं। हमारा जो हक है वो एसवाईएल पे भी है, चंडीगढ़ पे भी है और हाई कोर्ट पे भी। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित सहकारिता सप्ताह 2024 में राज्य स्तरीय समारोह में सहकारिता और जेल और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवालों पर निशाना साधा। अरविंद शर्मा ने कहा कि इनके दिमाग में ईवीएम खराबी की बात घुस चुकी है जो अगले 20 साल तक जाने वाली नहीं है।
2019 में रोहतक लोकसभा में 7500 वोटों से जीता। इन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि ईवीएम में गड़बड़ी की। अब 5 लोकसभा में ये जीत गए तो कहां गई अब ईवीएम की वो गड़बड़ी? अब सब ठीक है। देखिए, कल हमने इस बारे में बात भी की है। तो सुनो, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई जब ईवीएम क्या काम कैसे कर रही थी? जब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, क्योंकि 5 सीट जीत गए। 5 सीट जीते थे, सपने लेने लगे, लोगों को धोखा दे करके संविधान बदल देंगे, गरीबों के साथ इस तरह, दलितों के साथ ये व्यवहार होगा। सब लोगों को बहका करके ऐसे नैरेटिव सेट किए कांग्रेस ने, बहका करके वो 5 सीटें जीत गए। तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, तब तो ईवीएम में कोई कमी नहीं थी। अब जो ईवीएम ठीक नहीं लगती, कोई भी पूरे देश में आप देखेंगे, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, हुड्डा भी कैसे जीतता था? भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती? अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते? गांधी वाला लड़का कैसे जीता? कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है। ये सदमे में है क्योंकि उन्होंने नैरेटिव सेट कर लिया था झूठ बोल करके। तो देखिए, महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा जो है वो शुरू की गई है, जिसके तहत पुलिस अब महिलाओं को घर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करेगी। रात में अब कैब, ऑटो में सफर करने वाली महिलाएं 112 पर फोन कर ट्रिप मॉनिटरिंग की सुविधा ले सकती हैं। एसपी अर्श वर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करना पुलिस का परम कर्तव्य है। पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सुविधा लेने के लिए महिलाओं को सबसे पहले 112 पर फोन करना होगा और वेब आधारित फॉर्म के माध्यम से अपनी यात्रा का पंजीकरण करवाना होगा। तो देखिए, हरियाणा पुलिस के जवान जीपीएस से महिला के ट्रिप को मॉनिटर करेंगे और हर आधा और 1 घंटे में कंट्रोल रूम से फोन कर महिला के बारे में जानकारी लेंगे। भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का तीसरा चरण लागू होने के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रैब 3 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जिला में पर्यावरण संरक्षण के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि जिला में ग्रैब का तीसरा चरण लागू हो गया है और इसके लिए संबंधित विभागों को सख्ती से लागू करना होगा। उन्होंने जिला में प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत अधिकारियों को दिए सख्त कदम उठाने के लिए जो है वो निर्देश भी दिए। आसपास के जिलों में जो पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, उससे जो भिवानी जिला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर हम भिवानी जिला की बात करें तो हमने भिवानी में जो पराली जलाने जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे टीमें बनाई हुई हैं। और हमने जो 65 विलेजेज हैं जहाँ पे धान की उपज होती है, उन सभी गाँव में हमने एसडीएम साहब की उसमें मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च किया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के माध्यम से भी संबंधित गाँव में जाके हमने जागरूकता रैली निकाली हुई है और इसके सुखद परिणाम ये सामने आए हैं कि अभी तक भिवानी जिला में 2 एक्टिव फायर लोकेशंस डिटेक्ट हुई थी। उनमें से चेकिंग के बाद ये सामने आई कि एक गांव में, तालू गांव में, वो जो आग लगी है वो जो ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई है। और जो भवानी खेड़ा में है वो एक आग है वो किसान ने लगाई थी। उसके खिलाफ जो एनजीटी गाइडलाइंस हैं, उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हैं, उनके हिसाब से हमने कार्रवाई की है और जो 5000 रुपये जो पेनल्टी वो भी लगाई है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके अगेंस्ट वो रेड एंट्री भी की है। यमुनानगर की छोटी लाइन से देर रात अचानक एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग की लपटों को उठता देख स्थानीय लोग भी दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फिर कर्मचारी स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाने में जुट गए। आग को बुझाने के चक्कर में दुकान का मालिक जो है वो पहली मंजिल से नीचे गिर गया, जिसको गंभीर हालत में निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। काफी मशक्कत के बाद फायर कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग साथ लगे बिजली के खंभे तक भी पहुंच गई थी। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। तारों का जंजाल है और वो बोर्ड के साथ लग के स्पार्क हुआ।
व्यक्ति भी ऊपर थे जो गिरे हैं? नहीं, एक मालिक ने जब आग लगी उसे पता लगा, उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, ऊपर से वो लंटर के साथ ही नीचे गिरा। टैंकर टूट गया था? नहीं, वो छत से कूदा नहीं था, वो चढ़ रहा था ऊपर और 10-12 फुट 15 फुट की छत है, वहाँ से वो नीचे गिरा। कितना नुकसान मानते हो? अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, गिनती होगी तो पता लगेगा। तो उनकी 2 दुकानें तो 30-30 फुट ऊंची ही है, होलसेल का उनका काम है, और वो सारा कुछ ही कुछ आग से और कुछ पानी से नाश हो गया। हमारे पास सूचना आई थी कि GNG रोड पर दुकान में आग लगी और फटाफट आ जाओ भाई साहब। जैसे ही सामने से हमने GNG रोड पे चढ़े नाम, तो हमने आग देखी तो तुरंत 2-3 गाड़ी और निकलवा दी। आग इतनी ज़बरदस्त थी और बिजली की वजह से पटाखे मार रही थी पूरे, तो उसको मौके पे आके पब्लिक के सहयोग से, पब्लिक का भी बहुत भारी सहयोग रहा। यहाँ कई सरदार भाई थे, उनका बहुत भारी सहयोग रहा, जिनकी वजह से ये आग को कंट्रोल किया गया। तो क्या कोई व्यक्ति भी ऊपर से गिरा है जो आग लगी? वो व्यक्ति ऊपर MC कह रहे हैं कि बिजली की सप्लाई बंद करने गया था और एकदम वो अचानक स्लिप होकर गिर गया, तो उसे चोट वगैरह आई, उसको हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया गया। तो हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संगठन और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है। भीतरघात करने वाले नेताओं की लिस्ट जो है वो बनाई जा चुकी है। चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं पर जैसा उन्होंने किया वैसा ही सम्मान मिलेगा। आगे कहा कि प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। सुनिए क्या कुछ कहना है मोहनलाल बड़ौली का। भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 2024 का जो संगठन का पर्व है और सदस्यता अभियान को लेके 20,629 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने, इस प्रकार से 50 लाख सदस्य पूरे हरियाणा प्रदेश में बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने लिया है और 10 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। ये और तेज गति के साथ प्रत्येक बूथ पर काम हो, इस काम के लिए आज समीक्षा बैठक ली है और मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिन में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो इस काम में लगे हैं वो बहुत ही जल्दी इस उद्देश्य को पूरा करने में कामयाब रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, इसकी बहुत सारी आंखें देखने वाली हैं। बहुत सारे हमारे संगठन के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई है, उनसे भी हमारे पास रिपोर्ट आई है। और बहुत सारे हमारे प्रवासी कार्यकर्ता जो बाहर स्टेट से आए थे, उन्होंने भी यहाँ काम किया है, वो जनता के बीच में रहे हैं। पूरी जानकारी पार्टी के पास है, हर आदमी की जानकारी पार्टी के पास है और जैसे जैसे काम जिस कार्यकर्ता ने किया है उसी प्रकार का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी सबके लिए करेगी। रबी सीजन के दौरान फसलों की बिजाई के लिए दादरी जिले में किसानों के बीच डीएपी के लिए मारामारी देखने को मिली। बाडढ़ा कस्बा में डीएपी खाद पहुंचने पर जहां महिलाएं चूल्हा चौका छोड़कर तो वहीं किसान अपने खेती का कार्य छोड़कर खाद के लिए लाइनों में लगते हुए नजर दिखाई दिए। तो बावजूद इसके किसानों को एक एक बैग की खाद मिल पाई। हालांकि किसानों की भारी भीड़ नेशनल हाईवे पर लंबी लाइनों में लगी तो पुलिस पहरे में खाद का वितरण किया गया। खाद नहीं मिलने पर किसानों में रोष भी देखने को मिला। आपको बता दें कि बाडढ़ा कस्बा में डीएपी खाद पहुंचने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में किसान खाद बिक्री केंद्र पर पहुंच गए थे। डीएपी किल्लत का सामना कर रहे किसानों की अधिक भीड़ उमड़ने के चलते उसको व्यवस्थित करने के लिए पुलिस भी बुलानी पड़ी। समस्या कोई घनी बड्डी को नहीं, बस इतने से खाद मिला को नहीं मिला, सवा 3,000 रुपया में एक बैग मिला है। 3,000 रुपया में क्यों कर मिला से एक बैग देंगे 1350 को वो मम्मन बड़ा के लाओ 500 रुपया में टेम्पो वाला ले गो 5 जाए को दूसरे दिन फेर आउनो 700 रुपया में 1 किलो 52 2 किलो में तो 1300 में पा दो। एक किलो खातिर 4 बढ़ जाओ तो 1000 रुपया ले गो। दुगुणों मारो रोज आना हमारा नुकसान हो सकता। लाइन में तो कल रात का लग रहा। हाँ 11 बजे तो उल्टा गया। हाँ तो वीडियो में पाई होगी और तड़के 6 बजे आया था। पिछले 3 दिनों से यहाँ जो भारी भीड़ डीएपी खाद के लिए लोगों की इकट्ठी हो रही है उसका चश्मदीद गवाह हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक ये भीड़ डीएपी खाद के लिए तरसते हुए बैठे रहते हैं। जब भी कोई ट्रक आता है तो उस ट्रक को प्रशासन की मदद से पता नहीं कहाँ किस रूप में जो है ना बांटा जाता है। सुबह 4 बजे आने वाले लोगों को भी जो है ना डीएपी की खाद नहीं मिल रही। आज किसान के लिए इस फसल को बोने के जीवन और मरण का सवाल है। यदि डीएपी नहीं मिलेगी
तो ये किसान जो है ना उत्पादन कैसे करेंगे? इनके उस फसल से होने वाले घाटे की भरपाई कौन करेगा? इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।